हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं संजय चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम हिंदी की क्लास ले रहे थे, उसी क्रम में आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा संज्ञा। संज्ञा मतलब नाउन। तो आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर एग्जाम में कैसे इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और नाउन क्या होता है और उसके कितने कितने प्रकार होते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो आइए देर ना करते हुए बिल्कुल शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की। तो सबसे पहले देखते हैं संज्ञा। संज्ञा आखिर कहते कैसे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं और आप बचपन से पढ़ते आए हैं संज्ञा के बारे में, कि आप पढ़ते हैं कि संज्ञा की परिभाषा जो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, स्थान, दोष, धर्म और भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ये परिभाषा जो हो गई वो एक बहुत पुरानी परिभाषा है और आप कह सकते हैं ये महत्वपूर्ण परिभाषा है जिसे अक्सर आप किसी भी बुक्स में देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा एक बहुत ही सिंपल सी परिभाषा बता देता हूँ। आप याद रखेंगे हमेशा संज्ञा किसे कहते हैं। तो आप याद रखें, किसी भी वस्तु, इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु, कोई भी चीज है और उसका अगर कोई नाम है, क्या है, उसका अगर कोई नाम है तो उस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आप याद रख लें, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज का कोई भी नाम है, उस नाम को ही संज्ञा हम कहते हैं। ये चीज आप याद रखना। अगर कोई मेज है तो मेज जैसे मेज कहते हैं तो ये संज्ञा हो जाएगी। किसी जानवर का आप कोई भी नाम रख देंगे, जानवर है, तब भी वो संज्ञा है। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज है, उसका अगर कुछ ना कुछ नाम है तो उसे संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो आप ये देखेंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं संज्ञा के 5 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने वेद होते हैं। तो आप याद रखें, संज्ञा या नाउन के 5 वेद होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी प्रॉपर नाउन जिसे हम कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ आप जैसा देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है, व्यक्ति अथवा वस्तु का, एक का, लेकिन याद रखना है किसका, एक का। सिर्फ एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है, वहां पर ही व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब है कि पर्टिकुलर किसी एक चीज या एक वस्तु के बारे में बात की जाएगी, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे आप कहें शिवम, तो शिवम कहते हैं जब आप तो किसी एक के बारे में पर्टिकुलर बात करते हैं। जैसे आप कहते हैं आगरा, तो आगरा कोई एक पर्टिकुलर शहर है। प्रयागराज, हिमालय, गंगा, आप कोई भी कुछ भी कह सकते हैं। ये क्या है, पर्टिकुलर किसी एक चीज का नाम है, सिर्फ एक से संबंधित है, इसीलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी पूरी कम्युनिटी का बोध हो, पूरे समुदाय का बोध होगा। जहां एक के बारे में अगर नाम लेते हैं, इसका मतलब उसमें कई लोग और शामिल होंगे, उनके क्रम बटे होंगे। एक जो समझ जाती है उसको एक नाम से बुलाया जाएगा, उसे आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखेंगे क्या क्या है इसमें। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें फर्नीचर, तो फर्नीचर कहते हैं तो फर्नीचर के अंतर्गत मेज, कूलर, कुर्सी, जो भी फर्नीचर में सामान होता है वो सारा आ जाता है। तब उसे पर्वत जैसे ही कहते हैं आप। तो पर्वत का मतलब एक से नहीं है, पर्वत का मतलब होता है कई सारे पर्वत होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। हिमालय पर्वत है, और पर्वत है, एंडीज पर्वतमाला है, कई पर्वत हैं। तो पर्वत कई हो सकते हैं, उनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन पर्वत क्या कहेंगे, पूरे पर्वतों को मिलाकर सिर्फ हम पर्वत कह सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे नदी, तो नदी नदी कई होती हैं, लेकिन पूरे समुदाय को क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। लेकिन उसमें गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, नर्मदा है, कई सारी नदियां हैं। तो आप पूरे उनके समुदाय को क्या कहेंगे, नदी कहेंगे। ग्रह, ग्रह कई सारे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जहाँ जाति का बोध होता है पूरी, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे समूहवाचक संज्ञा, यानी समुदाय। यहाँ समूह या समुदाय का बोध होगा। अब लेकिन वहां क्या था, वहां आप देख रहे थे थोड़ा थोड़ा कभी क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे क्रिएट, कि जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा भी क्या ऐसा होता है जिसमें समस्त जाति का बोध होता है, और समूहवाचक में भी क्या होता है, समूह का बोध होता है। लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ सबको इकट्ठा कर लिया जाता है, यानी पूरे समूह को इकट्ठा करके एक नाम दे दिया जाता है और उसी नाम से उन्हें बुलाया जाता है, अलग अलग नाम से नहीं बुलाया जाता है। लेकिन जातिवाचक में क्या होता है,
समूह को या जो उनके पूरे कई कई सारे जो चीजें हैं, कई सारी वस्तु, कई सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन उन्हें एक पर्टिकुलर नाम से भी जाना जाता है जिसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आप समूहवाचक या समुदायवाचक में देखेंगे तो आप देखेंगे जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे कक्षा, तो कक्षा या क्लास क्या होती है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी छात्रों के समूह का, छात्रों के जो समूह को क्या कहेंगे? कक्षा कहेंगे। इसके अलावा भीड़, तो लोगों से मिलकर भीड़ बनती है, कई लोग होते हैं, नाम तो आप उनके सबके जानते नहीं है, तो भीड़ क्या है? अननोन है वो, तो नाम कई लोग मिल गए और उसका एक जो आपने नाम दिया वो कहा क्या? भीड़ का। सेना, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ आर्मीज, मतलब आप ग्रुप ऑफ जब सोल्जर्स मिल जाएंगे, जब जवान मिलेंगे कई एक साथ, तो उसे आप सेना नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे इसे कहेंगे हम समूहवाचक संज्ञा। जैसे गुच्छा, चाबी का गुच्छा होता है, कई सारी चाबियां मिलती है, चाबी का गुच्छा समूहवाचक हो जाएगा। बंच ऑफ की या और ग्रेप्स, जो ग्रेप्स का अंगूर का गुच्छा होता है उसे भी कहेंगे आप। ठीक है, क्या कहेंगे? समूहवाचक कहेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा आखिर क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी नाप तौल से संबंधित जहां कहीं भी आप देखेंगे कि अगर नाप तौल से संबंधित कोई वस्तु है तो उसे आप द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। पदार्थ तो आप जानते हैं, द्रव्य क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो आप देखेंगे ये इनकी कंडीशन में जो भी आएंगे, जो भी वस्तुएं आएंगी ठोस, द्रव, गैस के अंतर्गत, वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा होंगी। जैसे आप देखेंगे कोयला, तो कोयला क्या होती है? नाप तोलते हैं इसे हम, तो कोयला भी हो गया। दूध पदार्थ है, दही है, चीनी है, तेल है, ये सब क्या है? ये पदार्थ हैं, मेटेरियल हैं, मटेरियल हैं। इन सबको जब मटेरियल के बारे में हम बात करते हैं तो इसे हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है नाप तौल से संबंधित। इसके अलावा आप देखेंगे भाववाचक संज्ञा। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पार्ट है एग्जाम की दृष्टि से तो वो भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बारे में आप देखें जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, व्यापार, भाव, दोष आदि का बोध होता है, यानी फीलिंग, एक्शन, सजेशन, ऐसी कोई जो फील आता हो, फील की भावनाएं जो आती हो, इन सब के बारे में जिस संज्ञा में हम बात करते हैं और उसे कोई नाम दे दिया जाए तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देखेंगे उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं सच्चाई, क्रोध। क्रोध क्या है? क्रोध दिखता तो नहीं है, क्रोध का एक भाव होता है, किसी के चेहरे पे आप पढ़ लेते हैं कि क्रोधित है ये। ठीक है, दया क्या है? वो भी भाव है एक तरीके का, बचपन भी एक तरीके का भाव है। कोई आदमी कहता है बड़े होकर भी बचपना दिखा रहा है, इसका मतलब बचपन का आप जानते हैं एक भाव होता है। ठीक है, मिठास, जब आप कोई चीज खाते हैं पता लगती है कड़वी है, मीठी है, तो ये आपके भाव से ही तो पता लगता है कि आपको कड़वी लगी कि मीठी लगी। ठीक है, लड़ाई, लड़ाई भी एक भाव है, ईमानदारी भी भाव है। तो इस प्रकार की चीजें किस में आती हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। और इससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि भाववाचक संज्ञा किससे कैसे बनती है, ये चीज अभी हम आगे देखेंगे। तो हम देखते हैं आगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं भाववाचक संज्ञा पहचानने के कुछ नियम होते हैं या चिन्ह होते हैं। जैसे जिन शब्द के अंत में प्रत्यय के रूप में जुड़ते हैं, जैसे त्वा, ता, बट, हट, पन, पा, आई। अगर किन्हीं शब्दों के पीछे ये जुड़ते हैं प्रत्यय के रूप में, प्रत्यय क्या होते हैं? जो पीछे जुड़ते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? जो आगे जुड़ते हैं। तो अगर ऐसे कुछ शब्द जुड़ते हैं या वर्ड जुड़ते हैं तो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। देखो 100% तो नहीं, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं इसके। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे हम देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा किस किस से बन सकती है, ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो आप देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाएंगे। एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि शिव से बनने वाली संज्ञा बताइए, तो आप कहेंगे शिवत्व। शिव के प्रति जो आपका भाव होगा, भगवान शिव के प्रति आपका जो भाव है वो शिवत्व का होगा। गांधी, तो गांधीत्व या गांधीवाद क्या होगा? गांधीत्व, क्या गांधीत्व कह सकते हैं या गांधीवाद। सबसे जो गांधी की विचारधारा क्या थी? गांधीवाद की। आपको पता है क्या कहेंगे? गांधीवाद। तो इस चीज को आपको याद रख लेना है, गांधीवाद। गांधी से क्या बना? गांधीवाद। हिटलर से, हिटलर शाही, हिटलर का शासन आप सुनते हैं, हिटलर शाही उसकी सुनते हैं, तो हिटलर के विचार कैसे थे? हिटलर शाही वाले।
मार्क्स के मार्क्सवाद बनना मार्क्स से, तो ये चीज आपको याद रखनी है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेंगे तो वो आपको देख लेना है। अपना से अपनापन या अपनत्व, पराया से परायापन, मम से ममता या ममत्व, सर्व से सर्वस्व, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद कर लें। अहम से अहंकार। इसी प्रकार आप देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेंगे। आदमी से आदमियत, मानव से मानवता, पशु से पशुता, इंसान से इंसानियत, लड़का से लड़कपन, लड़का में किसका भाव होगा, लड़कपन का होगा, इंसान में इंसानियत का होगा, मानव में मानवता का होगा, आदमी में आदमियत का होगा, पशु में पशुता का भाव होगा, बच्चा में बचपन का भाव होगा, मित्र में मित्रता का, प्रभु में प्रभुता का। तो ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा आप देखेंगे क्रिया से भी कुछ भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। कैसे बनती हैं, लड़ना से लड़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखावट, चढ़ना से चढ़ाई, दौड़ना से दौड़। इसी प्रकार कई और बनते हैं। जैसे आप देखेंगे नीचे कि सजना से सजावट। इसी प्रकार आप देखेंगे कि अव्यय, अव्यय जो व्यय नहीं होते जिन्हें हम अविकारी भी कहते हैं, उनसे भाववाचक संज्ञा कैसी बनी। जैसे सम, तो सम से समता, मिथ्या मिथ्यात्व, दूरी दूर से दूरी, दूर क्या है, दूर है, क्रिया है कि कितनी दूर है कोई चीज, अव्यय है, क्रिया विशेषण है ये, तो आप इससे क्या कहेंगे, दूरी। समीप से समीप, ये चीज आप याद रख रहे हैं, समीप से क्या बनता है, समीप। ये चीज आप याद रख रहे हैं, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसके अलावा आप देखेंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। भोला से भोलापन, सुंदर से सुंदरता, सरल से सरलता, नम्र से नम्रता, विनम्र से विनम्रता, कड़वा से कड़वाहट, मीठा से मिठास, ठंडा से ठंडक, कठोर से कठोरता। ठीक है, ऐसे अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे और अच्छे से रट लेंगे, जिससे कि किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आगे आप देखेंगे भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का प्रायः बहुवचन नहीं होता, ये चीज आप याद रखेंगे। भाववाचक संज्ञा का प्रायः बहुवचन नहीं होता। कोई भाववाचक संज्ञा हो गई, उसका अगर कभी भी आपसे भाववचन बहुवचन पूछा जाए तो आप याद रखेंगे इसका सामान्यतः बहुवचन नहीं होता, विशेष परिस्थितियों में होता है। जब हम बहुवचन की चर्चा करेंगे, एक वचन बहुवचन की, तो उसमें देखेंगे इस संबंध में। ठीक है, आगे हम देखते हैं संज्ञा का पदन्वय क्या होता है। तो आप देखेंगे पदन्वय अक्सर एग्जाम में, छोटे पूरे एग्जामों में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन बड़े एग्जामों में, पीसीएस जैसे एग्जामों में कभी कभार पूछ लेते हैं, तो हम इसे देख भी लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है हमारे पास, सेंटेंस क्या है कि राहुल के भाई अंशु ने विश्वविद्यालय में एक पत्र लिखा। इसमें क्या होगा, संज्ञा को छांटना है आपको, सिर्फ संज्ञा संज्ञा देखनी है, कौन कौन सी संज्ञा उनके। अब पदन्वय होता क्या, कहेंगे पद का आपको वो देखना है, कौन से में कौन सा पद, और एक शब्द को उठा के कितनी संज्ञा है, उनको एक संज्ञा को पहले उठाएंगे, उसमें देखेंगे वो कौन सी संज्ञा है, लिंग क्या है उसका, वचन क्या है, कारक क्या है उसमें। इस हिसाब से हम संज्ञा का पदन्वय, किसी भी चीज का पदन्वय निकाल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं राहुल लिखा है, अब राहुल में कौन सी संज्ञा होगी, राहुल क्या होगा, पर्टिकुलर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। राहुल का लिंग क्या है, चूंकि नाम से स्पष्ट है, राहुल पुल्लिंग होगा। वचन क्या है राहुल में, चूंकि राहुल अकेला है तो एक वचन होगा। कारक क्या है, अब राहुल का संबंध है किसी के साथ, राहुल के भाई अंशु से राहुल का संबंध है किसी के साथ, तो संबंध कारक होगा। अंशु देख रहे हैं आप, दूसरा पर क्या है, अंशु, अंशु क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, सॉरी भाई, यहाँ पे अंशु नहीं, अंशु का भी कर लेंगे, भाई देखेंगे, तो भाई भी, भाई क्या शब्द है, भाई भी जातिवाचक संज्ञा है, और भाई पुल्लिंग होता है, और भाई भी एक वचन के बारे में बात कर रहे हैं, और भाई क्या है, कर्ता, चूंकि भाई ने पत्र लिखा है इसीलिए अंशु, राहुल के भाई अंशु ने पत्र लिखा, तो चूंकि वो कर्ता कारक है इसीलिए उसे कर्ता कारक कहेंगे। ऐसे ही विश्वविद्यालय के बारे में देखेंगे, पत्र के बारे में देखिए, अंशु के बारे में देख सकते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हम संज्ञा का पदन्वय निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का हम पदन्वय निकाल सकते हैं। दोस्तों आज के लिए संज्ञा में इतना ही, और पूरा जो टॉपिक है आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, समझ लेंगे, आप देख लेंगे। और अगर आपको हमारे वीडियो इसी प्रकार अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए जितने भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत मिल जाए, जिससे आपकी किसी भी एग्जाम में तैयारी बिल्कुल साधक सिद्ध हो सके। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।